अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यूर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज का इंटरव्यू एक मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ऐसा क्यों है उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इंटरव्यू की तरफ जाएं। मैं आपको बता दूं कि आज का इंटरव्यू है किस शख्सियत के साथ। एक ड्रामा आ रहा है टीवी के ऊपर जिसका नाम है जलन, जिसको हम काफ़ी अरसे से रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के साथ साथ अपनी शिकायत का भी इजहार कर रहे हैं उस ड्रामे को लेकर के। हमारी शिकायत के साथ साथ हमें उस ड्रामे के ऊपर आपकी शिकायत भी काफ़ी अरसे से मौसूल हो रही हैं कमेंट्स की सूरत में हमारे रिव्यूज़ के ऊपर। तो हमने सोचा ये जो इतनी सारी शिकायतें अब इकट्ठी हो गई हैं, इनको लेकर हम उस शख्स के पास जाते हैं जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है। मैं बात कर रहा हूँ सिद्रा सहर इमरान साहिबा की, जो कि जलन की राइटर हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे, और ये जो बहुत सारे सवालात हैं जलन को लेकर जो हमारे जहनों में और दिलों में और दिमागों में काफ़ी अरसे से इकट्ठे हुए हैं और आपके भी जहनों में और दिलों में काफ़ी अरसे से इकट्ठा हुए हैं, उन सब के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। तो आए मिलते हैं सिद्रा सहर इमरान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी हसन, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। सिद्रा, आपका ड्रामा ऑन एयर है इस वक्त जिसका नाम है जलन, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ उतना ही कंट्रोवर्शियल भी हो गया। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं तो इस पे यही कहूँगी कि कंट्रोवर्शियल होना भी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जितनी होनी नहीं चाहिए थी। तो वो है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, मतलब इसी तरह का कुछ सिलसिला है कि ज़्यादातर मुतनाज़ा चीज़ें बन गई हैं, क्योंकि इसके शुरुआत से जो टीज़र इनके आउट हुए हैं उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती बहुत हद तक एक्सट्रीम पे चली गई है। हालाँकि टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि हम इस पे बात ना कर सकें, या कोई ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग है, हमारे मुआशरे से रिलेट करता हुआ मौज़ू है। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको मुतनाज़ा बना दिया है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा सिलसिला चलता है और चल रहा है। इस सारे सिलसिले के ऊपर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बता दूं कि सिद्रा ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि वो ये इंटरव्यू ऑनलाइन करना चाहती थी। इसलिए क्योंकि, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो यूज्ड टू नहीं है इस तरह के फॉर्मेट पे इंटरव्यू देखने के लिए। तो इसलिए अगर आपको ये इंटरव्यू थोड़ा हट के लग रहा है तो इसकी यही वजह है। सिद्रा, मैंने कहा मैं क्लैरिटी दे दूं ना लोगों को इसके ऊपर। जी, जी, बिल्कुल जस्टिफ़ाई करें आप। नहीं, जस्टिफाई तो आपने करनी है आज बहुत सारी चीजें। मुझे ये बताएं सिद्रा, जी, हमारी ऑडियंस की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, पहले तो अगर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहें या बताना चाहें अपने प्रीवियस काम के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि हमारी ऑडियंस का बड़ा इश्तियाक होता है कि वो जिनका हम इंटरव्यू करें हमारे गेस्ट का, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। हाँ, जी, जी, हसन, मैं सिद्रा सहर इमरान के नाम से मतलब बचपन से ही लिख रही हूँ। तकरीबन 18-20 साल हो गए मुझे ना। माशाल्लाह। तो पहले नॉवेल, अफ़साने लिखे, मज़ामीन, फिर शायरी में माशाल्लाह से मेरा एक नाम है। पाकिस्तानी अदब में और लिटरेचर में मैं एक हवाले के तौर पर जानी जाती हूँ। नस्री नज़म के हवाले से टॉप शायरात में मेरा शुमार होता है। और मतलब पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया और दूसरे मुल्क भर में, मतलब वहाँ पे दूसरे ममालिक में भी मेरी नज़्में ट्रांसलेट भी होती है मुख्तलिफ ज़ुबानों में, और इंशाल्लाह किताबें भी मौजूद हैं मेरी। जैसे एक किताब है मौत की रिहर्सल, और एक है हम गुनाह का इस्तारा है। ये 2 नज़्मों की किताबें हैं। बाकी अफ़साने और नॉवल हैं, मज़ामीन लिखे बहुत सारे। तो जो लिखने-लिखाने का सिलसिला है, ये मेरा 18-20 साल पर मुहित है। यानी कि ये कोई नई वो नहीं है। इस ड्रामा की तरफ मैं कुछ अरसा पहले आई हूँ। तकरीबन 3 साल हुए हैं। मैं तो यही मेरी सिद्रा जब जी, रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर और जी, मैंने जी। जब आपको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे आपकी जी, नज़्मों और आपके शायरा होने के हवाले से तो आपका काफी काम मिला, बट ड्रामों जी, की जी। हद तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल पाई। तो आप कह रही हैं कि 3 सालों से आप पिछले ड्रामे लिख रही हैं। तो इससे पहले अगर आप जी। बताना पसंद करें आपने कौन से स्क्रिप्ट लिखे या ड्रामों में कंट्रीब्यूट किया तो। एक्चुअली मैं 3 साल से मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं आई, तो मैंने सबसे पहले उमैर अहमद के साथ किया। अमृत और माया के नाम से आया था एक्सप्रेस पे ना, ओके। 2017 में।
ओके। तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है ऐसा था कि मेरा भी पहला था और उमैरा के साथ काम करने का तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो एक सोप सीरियल था, तो ओके। वो मेरे लिए एक बिल्कुल असाइनमेंट के तौर पे था कि फर्स्ट, और मैं उस पे कुछ सीख भी रही थी क्योंकि ड्रामा टोटल डिफरेंट चीज़ है, नॉवेल अफ़साने बिल्कुल जी, डिफरेंट जी। है। तो फिर इसमें और 2-3 साल से मैंने कोशिश यही की है कि पहले मैं इसको प्रॉपर सीखूँ स्क्रिप्ट राइटिंग को, फिर इस पे मतलब लिखूँ कुछ, और इस अरसे यानी कि मैं जुड़ी तो रही हूँ ड्रामा इंडस्ट्री से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक सीरियल पहले सीरियल दिया है, उसके बाद मैं बोल से वाबस्ता हो गई थी। 2 साल मैं बोल में रही हूँ। बोल मीडिया जॉइन किया था। जी, जी। तो अब फिर जाके एआर के साथ मेरा ये जलन नहीं किया, लेकिन क्योंकि लेकिन बस मैं ये सिलसिला मेरा 3 साल से शुरू हुआ है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जलन आपका फर्स्ट मेजर एक तरह से स्क्रिप्ट है जो कि ड्रामे की सूरत में हमें मिला है, देखने को मिल रहा है? जी, जी, बिल्कुल। जलन मेरा पहला तजुर्बा है और मेरी पहली मतलब जो बाकायदा हवाला है, इंट्रोडक्शन है हमारा ऑडियंस के साथ, वो जलन ही है। क्योंकि इससे पहले आप जो बता रही हैं वो उमैरा अहमद साहिबा के साथ आपने सोप किया था एक्सप्रेस के लिए, जी, जी। और उसके जी, जी, बाद जी। वो जो आपने किया उसके बाद आपका कोई और सोप या कोई ऐसा ड्रामा आया टीवी के ऊपर? नहीं, 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 मेरी नहीं। नजरों से क्योंकि नहीं गुजरा इसलिए सॉरी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी, जी। नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी है, इससे अटैच हुई हूँ मतलब बाकायदा नूरुल हुदा शाह के साथ, आमरा अच्छा। शाहिद के साथ बोल में। तो मैं बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े नाम, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शुरू में ही ऐसे अच्छे नामों से जो हमारे इंडस्ट्री का हवाला है, हमारे इंडस्ट्री की शनाख्त है, ज़ंजीबील आसिम के साथ मैंने ये काम किया। तो शुरू में अच्छे लोग मिल गए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, उठते-बैठते हमारी वो तो एक पूरी इंडस्ट्री है, एकेडमी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे जी, जी, बिल्कुल, फिर मुझे उनके साथ मैंने फिर ये जब और ये प्रोजेक्ट मेरा तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया था। शुरू वहाँ पे हुआ। फिर अभी तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ दूसरे चैनल्स के साथ। तो लेकिन मेरा जलन जो है, ये मेरा पहला बाकायदा मेरा पहला जो है सीरियल है, वो जलन ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जलन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, या जब आपने जलन को कॉन्सेप्चुलाइज़ किया। कुछ बताना चाहेंगी कि ये स्टोरी कैसे आपके पास आई, आपके दिमाग में आई, और क्या वो वजह थी कि आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया? देखिए, मैं जो लिखती आ रही थी, या मेरी जो नज़्मों के मौज़ूआत हैं, वो भी इस मुआशरे की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोमांस पे मैं सॉफ्ट टॉपिक्स नहीं उठाती। मेरे वो बहुत हार्श होते हैं, बहुत तल्ख़ी है उनके दरमियान, डार्क टॉपिक्स हैं मेरे। मेरी जो शनाख्त है ना, वो मेरे मौज़ूआत ही हैं। यानी कि अगर मैं नज़्मों की शायरी की बात करूँ, मेरे अफ़सानों की बात करूँ, फिर जब मुझे ये मतलब ड्रामा की तरफ, स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ मैं आई, तो मुझे मतलब ये एआरवाई की तरफ से एक हमारी जो डिस्कशन हुई, तो एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जलन बेसिकली। एक अच्छा। सच्ची कहानी थी जिसके सिर्फ एक लाइन थी, थीम था कि एक कैरेक्टर्स 2 मतलब ऐसी कहानी बनेगी जो हसद पे मैटर करती हुई होगी, और इसमें क्या-क्या मतलब वो हो जाएगा कि इसमें किस तरह ये हसद रिश्तों को खराब कर देता है, किस तरह ये मतलब करीबी रिश्तों के दरमियान आपके दूरियां पैदा कर देता है। तो इस लाइन को लेकर फिर मैंने कहानी बनाई, तैयार की, मतलब हम लोगों ने इस पे भी बड़ी मीटिंग्स हुई। इसको क्योंकि साली बहनोई तो हमारी स्क्रीन पे ऐसा नहीं टॉपिक के हम लोग दिखा सकें। अभी भी हमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कैमरा की तरफ से भी और वैसे लोगों की तरफ से भी। लेकिन हम मुझे कहानी को इस तरह पोर्ट्रे करना था कि ये कहानी रिश्तों की, ऐसा ना कि साली बहनों की कहानी है। ये कहानी थी असल में हसद की कहानी, जलन की, और वो जो इसके मुहर्रिकात हैं, उन पे बात लेके चलनी थी। तो फिर जब ये बात हमने कहानी बनाई, डिस्कस हुई, तो इसमें मैं इसको लेके चली हूँ, तो मैंने इसको ऐसे नहीं कहा कि वो शुरू से ही वो साली बहनोई का अफेयर शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। पूरी कहानी प्रॉपर हमने रिश्तों से शुरू की है, 2 बहनों से शुरू हुई है, और जो मतलब उसका जो कैरेक्टर्स हैं, अहमद है और उसकी मंगनी हुई हुई थी नशा की। तो हमने इस पे पूरा एक लेके चले हैं कि किस तरह कमज़ोर लम्हे, किस तरह जलन, और किस तरह हसद जो है आप जुनून बन जाता है, दीवानगी बन जाता है, और अच्छे बुरे की तमीज़ इंसान खो देता है।
कहते हैं ना कि हसद तो वैसे भी लकड़ी की को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खाती है, जी आग लकड़ी को खाती है। तो ये तो मतलब हदीस भी है। तो बिल्कुल हसद भी फिर ऐसा ही है। तो हमने इस टॉपिक को लेकर फिर हमने ये सारा ये जलन लिखा गया, इस पे बात हुई, या हम मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा। अच्छा, सिद्रा, आप जैसे आपने कहा कि इसकी आपके पीछे जो इंटेंशन थी वो साली या बहनोई के रिश्ते के ऊपर ड्रामा बनाना नहीं थी, वो एक कोशिश थी ये दिखाने की कि किस तरह सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत करीबी रिश्ते जब एक दूसरे से हसद करने लगते हैं या जलना शुरू कर देते हैं तो कैसे सब कुछ सबके लिए एकदम आग की तरह भड़क उठता है और तबाही फैल जाती है। राइट, यही इंटेंशन थी इसके पीछे। लेकिन लेकिन सिद्रा, मैं यहाँ पे आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि पहले हसद के टॉपिक के ऊपर और हसद के नाम के भी इनफैक्ट या इससे मिलते जुलते ड्रामे या कहानियां हमने ना देखी हों। जैसे कि इवन बहनों की अगर बात की जाए तो हमने टीवी के ऊपर पहले ऐसे काफ़ी ड्रामे देखे हैं जिसमें बहनें एक दूसरे से हसद करती हैं या जलती हैं या कैसे एक दूसरे का ही घर बर्बाद कर देती हैं या तबाह कर चुकी हैं। हमने देखा है ऐसा बहुत बार। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस की ARY ने या आपने, या जब आप लोग बैठे सब और आप लोगों ने मीटिंग की कि यही टॉपिक आपने चूज़ किया दोबारा लिखने के लिए? ये मैं समझ सकता हूं कि अगर इसके ऊपर पहले कभी बात ना हुई होती या डिस्कशन ना हुई होती या ड्रामा ना बना होता, फिर तो मैं कहता कि जी ज़रूरी था कि आप सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करें। बट ये तो बारहा कई बार बार हम देख चुके हैं कि एक बहन ही दूसरी बहन की या एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये जो एक कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट किया जाता है स्पेशली हमारे ड्रामों के थ्रू। तो वाई अगेन, वाई जलन, वाई नॉट सम अदर टॉपिक या कोई और शायद आप प्रोग्रेसिव कैरेक्टर खवातीन का दिखा सकती थी, इसकी क्या वजह थी? हसन, मैं समझती हूँ कि देखिए, जलन जैसी कहानियां वो हमारे मुआशरे में बिल्कुल रोज़े अव्वल से हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है या हम लोग नए रिश्ते हैं या नए सिरे से हम लोग इस पे कोई बात करना चाह रहे हैं। देखिए, कहानियां जिंदगी में या हमारी दुनिया में हमारी कहानियां कितनी हैं? 8-10 होंगी, वही 8-10 मौज़ूआत हैं, वही घूम फिर के आते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह मैं समझती हूँ, इंसान में दुनिया में क्या है, एक औरत है, एक और मर्द है। जब कहानियां बनती ही औरत और मर्द के दरमियान हैं, तो वो रिपीट होती रहेंगी कहानियां। देखिए, आप यहाँ हम लोग यहाँ पे बैठ के कोई खलाई मखलूक की कहानियां नहीं सुना सकते। हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि दूसरे सैयारों की बात नहीं कर सकते। हमारे पास 2 लोग हैं, 2 रिश्ते हैं रोज़े अव्वल से, एक औरत है और एक मर्द है। कहानियां, अब जैसे मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रायंगल लव स्टोरी, ट्रायंगल, हर ड्रामे में यही चल रहा होता है कि 2 मर्द, एक औरत, या 2 औरतें, 1 मर्द। तो आप इस तरह के ड्रामे क्यों लिखते हैं? मैं कहती हूँ कि भई आप तीसरी मखलूक आप ले आए ना, हम उस पे लिख देंगे। जब हमारी जो उसमें है मुआशरे में, जब एक एक घर उजड़ता है औरत की वजह से या घर उजड़ता है मर्द की वजह से, तो कोई होगा, तो जो मुजरिम है वो भी हाँ, तो हमारी कहानियां भी जब हमारे ही मुआशरे से रिलेट करती हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, तो हमारी कहानियों में फिर हम लोग उसी कहानियों को, उन्हीं मौजुआत को हम अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। जैसे अगर मेरी जगह कोई और कहानी इस कहानी को लिखता, वो अपने तरीके से लिखता, उसका अपना जैसे वो सोचता है, जैसे वो मतलब उसको लगता है। मैंने जो निशा को लिखा, मैंने जो जलन को लिखा, वो मैंने अपने मुझे लगा कि अगर ये कहानी मैं लिखती, अगर सिद्रा सहर इमरान लिख रही है, तो वो उसको इस तरह लिखेगी। वो उसको उसका ज़हन, वो अगर उसको ये मौज़ू दिया जाए कि आपने इस पे, ये थीम है, आपने इस पे लिखना है, तो सिद्रा ने ऐसे लिखा उसको। अगर कोई और लिखता तो वो अपने तरीके से लिखता, वो अच्छा उसकी सिद्रा, निशा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी बात पे आपके साथ डिसएग्री करना चाहूँगा। आप जो बात कह रही है कि हमारे पास 7-8 कहानियाँ हैं, एज अ राइटर मैं आपका पर्सपेक्टिव इसके ऊपर लेना चाहूँगा। ये मैं बात बहुत बार सुन चुका हूँ। हम इतने इंटरव्यूज़ करते हैं एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, डायरेक्टर्स के, ये मैं पहली बार ये बात नहीं सुन रहा, ये मैं बहुत बार ये बात सुन चुका हूँ। लेकिन मेरा इसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव, और मैं आप लोगों जितना क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट दुनिया में कितने 6 या 7 बिलियन लोग हैं, और जब हम कहते हैं कि हर शख्स एक दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है, तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास 6 या 7 कहानियां हैं? 6 या 7 अरब कहानियां क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान जिंदगी में अपने चैलेंजेस अलग तरीके के साथ लेके आता है
उन चैलेंजेस में उसकी जर्नी जो होती है वो कम्प्लीटली अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसानों को लेकर के। ख़वातीन की आपने बात की कि एक खातून ही घर उजाड़ती है, एक मर्द ही घर उजाड़ता है। हम क्यों उजड़े हुए घरों को टेलीविजन के ऊपर दिखाना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? मैं आपसे दोनों पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडियंस नहीं देखती, ऑडियंस भी देखती है और बड़े शौक से अक्सर देखती है। लिखने वाले भी लिखते हैं, तो क्यों हम ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं दिखाते? आपकी अपनी स्टोरी, जैसे आपने एग्जाम्पल दी, आप 20-22 साल से लिख रही हैं, आप शायरा हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड शायरा हैं, बट मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत एक छोटी परसेंटेज होगी जो शायद आपको जानते हो नाम से या जो आपके काम से फेमिलियर हो। मेजॉरिटी जो होगी उसको पता ही नहीं होगा कि आपने इतना काम किया और इतना इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया गया है। आपने बताया कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के सीखी है। तो हम ऐसी स्टोरीज को क्यों नहीं लेके आते? हम ऐसी खवातीन की कहानियों को क्यों नहीं लेके आते? आज आके ऑफ कोर्स सोसाइटी में बहुत हो रहा है, लेकिन आज आके हम वही स्टोरीज लेके आते हैं, उन्हीं खवातीन को लेके आते हैं जो कि एक दूसरे का घर उजाड़ रही हैं, जो कि एक बुरी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। ऐसा भी तो क्यों है? इसकी वजह पता है क्या है हसन? मैं समझती हूँ कि देखिए हमारा कैनवस जब तक वसी नहीं होगा ना, हमारी जो राइटर कम्युनिटी है वो कुछ नहीं कर सकती। हमें नहीं, कैनवस मैं कौन तो वसी समझती हूँ करेगा सिद्रा? लिखने वाले लोग तो आप ऑडियंस हैं। आप ऑडियंस कैनवस नहीं नहीं देखिए वसी करेंगे तो ऑडियंस कौन करेगा? नहीं नहीं ऑडियंस करेगी। देखिए मेजोरिटी जो हमारी देखने वाली है ना, टीवी टीवी देखती है, वो मेजोरिटी जो है वो है मिडिल क्लास खवातीन, जो ज्यादातर देखती मुतवस्सित तबके की, क्योंकि देखिए जो सॉरी, मैं आपसे फिर सिद्रा इस बात पे डिसएग्री करूंगा। मैं हर हफ्ते अपनी ऑडियंस के साथ लाइव इंस्टाग्राम पे बातचीत करता हूं, और मेरा मकसद इस वक्त कोई हार्ड लाइन लेना नहीं है आपके साथ। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप यकीन जी जी नहीं करें। नहीं आप बात करें। नहीं, आप यकीन करें कि 14 साल 15 साल की लड़कियों ने मुझसे बात की है जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं, जो कि हमारे ड्रामे देख रही हैं। आप दूसरी खवातीन को ले लें जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जिनके मैसेजेस हमें आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर, जो हमारे ड्रामे देख रही हैं। इतनी बड़ी एक ऑडियंस है जो कि मिडिल क्लास बिल्कुल भी नहीं है। वो अमेरिका में रह रहे हैं, वो टोरंटो में रह रहे हैं, वो लोग मेलबर्न में रह रहे हैं, वो लोग माल्टा में रह रहे हैं, मोजम्बिक में रह रहे हैं, जो कि आपके ड्रामे देख रहे हैं और बड़े शौक से देख रहे हैं। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि बहुत अरसे से अगेन मैं दोबारा सुनता आ रहा हूँ टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे, कि हमारे जो ड्रामे हैं वो मिडिल क्लास खवातीन देख रही हैं, बट उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि हमारे ड्रामे देख रही है। तो उनको हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे? नहीं उसकी देखिए उसकी वजह हमारा जो मीडिया चलता है या चैनल्स जो हमें देखते हैं वो चलते हैं रेटिंग के ऊपर, टीआरपी के ऊपर। आप हसन आप देख रहे होंगे कि जिस ड्रामे की टीआरपी, जिस ड्रामे की रेटिंग आएगी, उसी मौजुआत पे ड्रामे बनेंगे, उसी मौजुआत को लेकर आगे से आगे बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इससे फायदा होगा। हमें देखिए हमारा चैनल कोई ऐसे फी सबीलिल्लाह तो काम कर रहा नहीं है, हमारा टीवी मीडिया। हम लोग काम ये ले और गिव एंड टेक है। आपने कारोबार की तरह इसको चलाना है। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट पे कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पीटीवी का हाल देख लें। जो लोग मुझे मिसालें देते हैं ना, पीटीवी ये पीटीवी वो, मतलब बड़े अच्छे ड्रामे बने हैं, बड़ा ये हुआ, मैं कहती हूँ कि भाई आप जब तक आपका पीटीवी अकेला था वो बादशाह था। आपके पीटीवी को अब हुकूमत बात करती है अर्तगरुल लेके आए, इस जैसा लिखे, इस जैसा कंटेंट बनाए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो हमें जो ये कर रहे हैं, गिनती के जो 4-5 चैनल्स हैं बड़े, वो अगर अपना सरवाइव कर रहे हैं इस मुआशरे में रहते हुए या इस उसमें समाज में रहते हुए या इस मईशत के साथ वो कर रहे हैं, वो तो अपना इस तरह चला रहे हैं ना कि उन्होंने अपने आप को, वो कोई वेलफेयर तो चला नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने आप को देखना है कि हमें किस चीज से मुनाफा मिलेगा, हमें किस चीज का फायदा होगा। ये काम हमारी हुकूमत, अगर वो इन्वॉल्व हो ना इन मौजुआत में, अगर उनको ये लगता है कि हमें हमारे ड्रामे ऐसे बनने चाहिए, हमें अपने अवाम को ऐसे एजुकेट करना चाहिए, तो उन्हें पीटीवी को उन्हें खड़ा करना चाहिए। सिर्फ पीटीवी नहीं, इस तरह के और चैनल्स उनको मुकाबले में लाने चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जवाल देख लें आप, तो इस तरह देखिए बातें, सिर्फ बातें 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 तो कुछ नहीं होता इससे। आप तनकीद करना बड़ा आसान काम है। हमारे मतलब हुक्मरान से आके बोल देते हैं भाई ये क्या दिखा रहे हैं, कैमरा बैन लगा देता है भाई ये क्या दिखा रहे हैं। भाई मैं कहती हूँ कि आप इन चैनल्स को आप छोड़ दें। आप कहेंगे वो खुद ही मर जाएंगे अपनी मौत। आप
जो अगर अगर वो लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए, लोगों को मतलब हम मुहज़्ज़िब कौम है, तो हमें मुहज़्ज़िब चीजें चाहिए, तो हमें बना के भी तो देना पड़ेगा ना। अब ये टीवी अगर ये लोग हम अगर है या ARY है या जियो है, अगर ये लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना जो इनके जो कहानियां इनको सूट करेंगी या जो कहानियां इनके मतलब की होंगी, तो ये तो उसी पे काम करेंगे ना। तो ये फलाही मैं नहीं समझती कि इस तरह का कोई काम ये सिर्फ एक बातें हैं कि हम लोग तनकीद कर दें कि भाई इनको इस तरह बनाने चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर जब तक हमारी गवर्नमेंट खुद इस पे वो खड़ी नहीं होगी या कोई वो एक्शन नहीं लेगी, इस वक्त तक सब फजूल है। अच्छा, ये बड़ा एक विशियस साइकिल है जिसके बारे में आपने पॉइंट आउट किया है, और मैं उस पर भी आपका तबसरा लेना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी एजुकेट करें कि ये प्रोसेस होता क्या है। आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे सारा कंट्रोल एक चैनल के पास होता है। एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, होता ये कि चैनल राइटर को एक ब्रीफ देता है और कहता है कि इस मौजू के ऊपर आप हमें ड्रामा लिख के दें, ऐसे ही है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि चैनल्स की पॉलिसी होती है कि उन्होंने किस मौज़ूआत पे ड्रामे लिखवाने हैं, उन्होंने मतलब कौन से टॉपिक्स उठा के उनको किससे फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तजर्बे हुए हैं, ऐसे बहुत से ड्रामे हुए हैं जो बहुत मौज़ूआत के हवाले से बहुत क्लासिक थे, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। उनको ठीक ऑडियंस है। ने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर प्रोसेस ये है कि चैनल्स और चैनल ब्रीफ राइटर को इस बेसिस के ऊपर देता है टीआरपीस को देख के, कि टीआरपी पे कौन सा ड्रामा हाईएस्ट रेटिंग्स लेके आ रहा है, चाहे अगर वो नंद हो चाहे वो जलन हो। इस तरह के ड्रामे अगर ज्यादा रेटिंग्स लेके आएंगे तो चैनल भी राइटर को फिर इसी तरह के ड्रामों की ब्रीफ देगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक हो गया। तो अब ये क्योंकि कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि हमें चैनल्स के साथ या चैनल्स के हेड के साथ करनी चाहिए, जो बाकी की इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, तो उस कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैं नहीं जाता, मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूं जो आपसे रेलेवेंट है। जब आपको कोई ब्रीफ मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चैनल ने रीच आउट किया, और जलन की ही अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्टोरी लिखें जिसमें आप हमें दिखाएं कि दो बहनें हैं और किस तरह एक बहन अपनी दूसरी बहन से जलती है और किस तरह से उस जलन की वजह से उसकी तबाही और अपनी तबाही का भी बाइस बनती है। तो जब इस तरह की कोई ब्रीफ आपके पास आती है, आपके पास क्या ऑप्शन होता है या क्या चॉइस होती है, आया होती भी है या नहीं होती, कि आप इनकार कर सकें कि नहीं जी ये टॉपिक तो मुझे बहुत दकियानूसी लगता है या मैं इस टॉपिक में बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं लिखना चाहूंगी? बिल्कुल होता है। देखिए हमारे राइटर्स के पास चॉइसेस होती हैं, वो जिस पे ईज़ी फ़ील करते हैं या मतलब उनको लगता है कि वो इस पे बेहतर अंदाज़ में लिख सकते हैं, तो वो उसको ले लेते हैं। और जो नहीं लिख पाता हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपने एक राइटर से लिखवाया, 3-4 किस्सें लिखवाई, वो नहीं समझ में आई, तो आपको वो राइटर ड्रॉप कर देते हैं, आप नया ले लेते हैं, आप उससे लिखवाते हैं 4-5 किस्सें, अगर वो आपको पसंद आ जाती है, आपको समझ में आ जाती है, तो आप उस राइटर को उठा लेते हैं। ऐसा ऐसा ही होता है कि अ, जो कहानी हमें चैनल्स ने दी, अगर उसकी समझ में आ गई, उनको अच्छा लगा कि राइटर समझ में आया, तो वो उससे लिखवाएंगे। तो तो जलन और की बात अगर करते हैं, अच्छा जब जब जलन की जब बात सॉरी, सॉरी, जब जब जलन जलन की ब्रीफ आपके पास आई तो आपको क्या उस ब्रीफ के बारे में इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बोला कि हाँ मैं इस पे जरूर लिखना चाहूंगी? देखिए जलन की जो कहानी थी, मतलब मेरे मिजाज से मुझे इसीलिए पसंद आई कि एक ऐसा फैक्टर, जलन जो हसद है, कि अगर आपको मौका मिल रहा है कि हमने हमेशा जलन दिखा देते हैं, सास को नंद से हो गई, नंद को देवर से उसको हो गई, अब हमारे जो रिश्ते जितने भी हमारे एक दूसरे से होते हैं, वो दिखाते हैं भाई वो कर रहा बड़ा जेलिस है, सास ने बहू को जला दिया, बहू ने सास को घर से निकलवा दिया, या देवर देवरानी में देवरानी जेठानी में हो गई। यही तो हमारे यहाँ दिखाया जाता है हमारे ड्रामास में। लेकिन यही जो हसद जब बहनों के दरमियान आते हैं, जो बिल्कुल रेयर, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते, ये जेलसी जब हमारे रिश्तों के दरमियान आ जाए, तब देखो मैं अगर इसको ड्रामे को मैंने कहा लिखा, तो मेरा ये था कि मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कैसे दिखा सकती हूँ, मैं इसको कैसे ऐसा चेंज करूं कि वो कहानी बिल्कुल ऐसी घिसी पिटी कहानी ना बन जाए। तो मैंने फिर मतलब हमारे यहाँ अ, जब ये बहनों को लेके आई मैं, तो फिर इसमें ये हुआ कि इससे ये कैसे होगा?
यानी कि बहन अगर बहन से जेलिस होगी, और वो शुरू से दिखाया भी गया है उसमें कि फर्स्ट एपिसोड से निशा और मिशा के दरमियान जो जेलसी, मीनू तो बेचारी शुरू से सेक्रीफाइस करती हुई आ रही थी क्योंकि उसको आदत थी, लेकिन निशा जो फर्स्ट डे से उसको टफ टाइम दे रही थी, उसको हर वो चीज चाहिए थी जो मीनू के पास थी। तो ये जेलिसी का फैक्टर बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि उसको उसका शौहर भी चाहिए। एक वक्त पे ऐसा आ गया तो उसने उसने ये नहीं देखा कि वो उसका बहनोई है, उसको तो मतलब उसने उसका शौहर भी हथिया लिया, उसने उसका घर बार, उसकी हर चीज उसने हथिया ली। इस जुनून में, इस दीवानगी में वो इस हद तक बढ़ गई। तो ये जो हसद था, तो इसको हमने इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि जलन किस तरह जला के राख कर देती है सब रिश्तों को। जब निशा को अब किसकी परवाह है, किसी की भी नहीं है उसको। उसको तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपने साथ में मुखलिस नहीं है। ठीक है, देखें, पता नहीं आप हमारे रिव्यूज़ देखती हैं या नहीं देखती। जब आपका शुरू में जब जलन शुरू हुआ था, पहली दूसरी किस्त के बाद, आई थिंक मैं एक बहुत माइनॉरिटी में से था जिसने एक्चुअली ये बोला था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जलन को देखने में, क्योंकि स्टोरी मुझे हुक कर रही है। क्योंकि जो प्रेमिस आप बात कह रही हैं, और एक ऐसा नहीं है कि डार्क स्टोरीज हम वैसे नहीं देखते, हम नेटफ्लिक्स के ऊपर और इंटरनेशनली बहुत सा कंटेंट देखते हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो मुझे उससे प्रॉब्लम पर्सनली, अगर आप जाती तौर पे पूछें मुझसे, तो मुझे उसकी प्रेमिस से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जहां से आपने शुरू किया था। बिकॉज मुझे शुरू किस से ये पता था कि निशा का जो इंटरेस्ट है असफंदयार के अंदर, वो इसलिए नहीं है कि वो उसका बहनोई है, वो इसलिए है क्योंकि उसको मीनू की हर चीज चाहिए होती है, इसलिए उसको मीनू का हस्बैंड भी चाहिए, उसको मीनू का लाइफस्टाइल चाहिए, उसको मीनू का घर चाहिए, उसको बेसिकली मीनू की जिंदगी चाहिए। उसको एज सच असफंद यार में इंटरेस्ट नहीं है, और वो अब हमें नजर भी आ रहा है जब उसको पता चला है कि असफंद प्रॉपर्टी असफंद यार के पास नहीं है। वो सारी चीज मैं समझता हूं, लेकिन सिद्रा मुझे ये बताएं, जब आपने फिर मीनू का कैरेक्टर कॉन्सेप्चुलाइज किया, तो आपने उसको इतना ही बेचारा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपने उसको डोरमैट ही क्यों बना के छोड़ा? और फिर जब टुवर्ड्स द एंड जब आपने उसकी मौत दिखाई है, आपने लिटरली उसको जला के मारा है। मतलब एक तो आप कह रही है ना कि सास ने बहू को आग लगा दी, और ऐसा रियल लाइफ में भी हम बहुत बार किस्से सुन चुके हैं, ऐसा होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन आपने इस बार कहा कि कुछ नया करते हैं, आपने उस कैरेक्टर को खुद से आग लगवा दी। वो मुझे बात बिल्कुल नहीं समझ आई। उसके ऊपर मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा कि आपने मिशा के कैरेक्टर के साथ ये सब क्यों किया? अच्छा, मैं तो उल्टा सवाल आपसे करूंगी कि जो लोग ये समझते हैं कि मिशा को मीनू को नहीं मारना चाहिए था या मीनू के साथ ये नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या, मतलब उनको क्या वो है, ख्वाहिशात है क्या, वो क्या तवक्को रखते हैं कि मीनू के साथ फिर क्या होना चाहिए था? तवक्को ये रखते हैं सिद्रा, के एक तो ये कि जब आप टेलीविजन के ऊपर ऐसी स्टोरी दिखाते हैं, तो मैं और बहुत बार हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, तो क्या जरूरी होता है कि आप वो वाली लाइन लें जिसमें औरत को बेचारा दिखाते दिखाते एंड में आप उसको बिल्कुल ही किसी हाल का ना छोड़ें? दूसरी लाइन ये भी तो ली जा सकती थी, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत सा हमें जो फीडबैक आया व्यूवर्स की तरफ से, वो भी कह रहे थे कि ठीक है कि निशा ने मिशा के अगर खावन से शादी कर ली थी, तो मिशा का कैरेक्टर आप ऐसा दिखाते कि जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव करती, जो कि अपनी जिंदगी बनाती, अपने बलबूते पे खड़ी होती, अपने बच्चे को पालती, अपने माजू जो उसके ज़ईफ माँ बाप हैं उनका सहारा बनती। ये लाइन भी तो ली जा सकती थी। क्या ये इतना इस तरह की ख्वाहिश है हम सब लोगों की कि जो बिल्कुल नामुमकिन आपको लग रही है? देखिए हसन, देखिए एक तरफ मीनू है और एक तरफ निशा है, ठीक है, दोनों औरतें हैं। एक औरत मीनू है जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने डोरमेट बना दिया या बिल्कुल इसकी जिंदगी उसने तबाह कर ली। दूसरी तरफ निशा है। अगर कोई इसमें मर्द इन्वॉल्व होता ना, तब आप, मैं समझती कि फिर एक मतलब एक तनाजा खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जब एक औरत ही, दूसरी तरफ भी तो एक औरत है ना, मैंने उसको इतना इविल दिखाया या इतनी वो बुरी हो गई अपने नफरत में, इस हद तक आगे चली गई कि उसने अपनी बहन को फिर जब मतलब अपने मरने में मजबूर कर दिया। ठीक है, अब वो भी औरत है, वो भी औरत है। दूसरा ये कि जब मीनू मैंने उसको शुरू से दिखाया डाउन टू अर्थ वो है, कैरेक्टर ऐसा है, शुरू से धीमा है, वो उसको सहने की आदत पड़ी हुई है। और फिर मैं एकदम से उसको कैसे सुपर वुमन दिखा सकती थी? मतलब एक लड़की जिसकी जिसकी तरबियत इस तरह की हुई है, जिसने सारी जिंदगी हमेशा देना ही सीखा है, वो आप मतलब वो किस तरह अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है एकदम से? ये फिल्म और ड्रामों में हो सकता है, हालांकि ये भी एक ड्रामा ही है, लेकिन मैं नहीं समझती कि जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे जो मैं अपने इर्द गिर्द किरदार देखती हूँ ना, मैंने देखा है कि जो अच्छे किरदार होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, बुरे हो जाएंगे लेकिन
थोड़े से बुरे हो जाएंगे, लेकिन जो बुरे कैरेक्टर हैं वो कभी मतलब अच्छे भी होंगे ना तो वो भी थोड़े से अच्छे होंगे। अब ये मीनू थी, ये अच्छी थी, ये इसने इसने जो बदला लिया या इसने जो जुल्म किया इसने अपने आप पे किया। ये लोगों के लिए ये ना किसी का निशा का कुछ बिगाड़ सकी, ये ना असफन का कुछ बिगाड़ सकी। इसने अपने आप पे अपने आप को ही अपनी जान ले ली, क्योंकि ये इस हद तक जब एक हमारी सबकी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं तो हम पहले बर्दाश्त करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि हम फट पड़ने लगते हैं, तो हमें फिर वो सब एक जख्म ताजा होने लगते हैं कि जब मीनू को याद आया कि देखो निशा तो मेरे साथ बचपन से ऐसे करती हुई आ रही है, निशा ने तो हमेशा मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरा घर भी ले गई, वो मेरी अब भी वो मेरी बचपन से वो मेरी ज्वेलरी, जूते, कपड़े लेती आ रही थी, मेरी पोजीशंस अपना हक जताती आ रही थी। अब यहाँ तक बात आ गई कि उसने मेरा शौहर भी ले लिया, मेरा घर बार भी ले लिया, और इस पे मतलब क्या कर सके। उसके माँ बाप ने क्या किया कि वो उसने कहा कि भाई तुम घर बैठ जाओ। वो उसने मतलब उसको डिवोर्स हो गई, वो घर बैठ गई, उसका बच्चा भी आ गया, यानी कि कोई उसके लिए तो कोई दरवाजा खुला था ही नहीं। नहीं, माँ बाप ने तो अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने बोला कि घर पे बैठो, हाँ। तुम्हें ऐसे शख्स के पास जाने की बिल्कुल ही कतई जरूरत नहीं है कि जो कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं करता, जिसको तुम्हारी परवाह ही नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत को, एक प्रेग्नेंट बीवी को, उस वक्त उसकी बीवी थी, उसने धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो ये तो माँ बाप ने एक बड़ा अच्छा, हमें तो खुशी हुई कि आपने और कुछ नहीं तो एटलीस्ट पेरेंट्स को इतना प्रोग्रेसिव दिखाया, एक बाप को इतना प्रोग्रेसिव दिखाया कि वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा उस शख्स के पास वापस। ये तो एक अच्छी बात थी। आप कह रही हैं कि उसके पास चॉइस नहीं थी। जो आप कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि एक कैरेक्टर को शुरू से आपने ऐसा डोसाइल दिखाया था, पॉसिबल शायद नहीं था कि उसको एकदम से खड़ी होती और स्टैंड ले लेती। लेकिन सिद्रा, फिर मेरा सवाल आपसे जी, फिर मेरा सवाल सिद्रा आपसे यही बनता है कि एज अ राइटर आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर शुरू से ही आप ऐसा कैरेक्टर ना दिखाएं कि वो इतना डोसाइल हो? क्या ये पॉसिबल था, या इसके बारे में अब ये सोचा जा सकता है कि काश इसको ऐसे लिखा गया होता कि मीनू इतनी भी डोसाइल ना होती और निशा फिर भी उसके खावंद को उससे इस तरह से अलहदा करवा लेती, और फिर हम एक देखते कि मिशा किस तरह से फिर भी स्टैंड ले सकती अगर वो शुरू से इतनी डोसाइल आपने ना दिखाई होती? नहीं देखिए हसन, फिर आप मुझसे सवाल करते हैं कि देखिए लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बहनें कहाँ होती हैं, भाई ऐसे लोग कहाँ होते हैं, ठीक है, ऐसा किस दुनिया में होता है कि मीनू और निशा इतनी ज्यादा एक दूसरे से मतलब वो इससे नफरत में इस हद तक चली जाए। वो तो सिद्रा अभी भी आपसे लोग पूछने के ऐसी बहनें कहाँ होती हैं निशा जैसी, हालांकि मुझे पता है कि होती हैं और हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा भी है कि होती हैं, लेकिन सवाल तो अभी भी पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल पूछा जा रहा है, और ऐसी बहनें बिल्कुल होती हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे ये फलां की कहानी है, ये फलां की कहानी है, ये फलां की कहानी है। तो हसन जब अगर ये सब सॉरी अच्छा कथा होता, कलामी माफ, तो जब ऐसी बहनें होती हैं तो फिर वैसी भी बहनें होती होंगी जिस तरह की आप कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि कहाँ कैसी होती हैं, कहाँ होती है, अगर आप वो वाली लाइन लेती तो। नहीं देखिए अब मीनू की बात करेंगे ना, तो अगर मैं मीनू को दिखाती स्ट्रांग, या मैं मीनू को दिखाती, या मैं उसकी, जैसे लोगों ने एतराज किया उसकी माँ पे, सबसे ज्यादा एतराज है उसकी माँ पे है कि वो क्या उसको वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही, वो कोई, मैं कहती हूँ कि अगर माँ ऐसी नहीं होती, अगर मीनू ऐसी ना होती तो क्या निशा ये सब कर पाती? भाई अगर आप क्या समझते हैं कि अगर मीनू इतनी एग्रेसिव होने या मीनू स्टेप लेने वाली होती, या मीनू उसको जैसे उसकी आखिरी हद तक क्या था उसका कि उसने अपनी बहन को पकड़ के घर से निकाल दी, बस उसकी ये इख्तिताम था, उसका इंतहा थी, उसकी वो जो जितनी उसमें थी जितना उसमें वो कर सकती तो उसने किया, वो उसने घर से पकड़ के निकाल दिया। लेकिन उसके पास तो वो जब उसके पास असफी नहीं रहा, जो वो उसने उसको मतलब वहां पे खड़े सीढ़ियों पे खड़े होके उसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, या इस तरह की बातें कही, तो फिर उसने मीनू ने तो फिर अपने आप को खत्म हो गई ना उस तरह से। अब मैं अगर यही दिखाऊं फिर तो एक मैंने तो दरवाजा खोल देती ना लोगों के लिए, भाई अगर आपकी अपनी बहनें आपकी तबाह करती हैं तो करने दे भाई। अगर घर में ऐसा सिलसिला होता है, साली बहनों के साथ अटैच होती है, या मतलब कोई ऐसा जेठ का या देवर का चक्कर चलता है, तो मैं तो फिर ऑप्शन दे देती लोगों को, भाई अगर सब कुछ हो रहा तो है तो फिर तो करने उस हिसाब से सिद्रा फिर आपने ये ऑप्शन दिया कि आग लगा लो अपने आप को। नहीं आग लगाने, मैं कहती हूँ कि देखो रिश्ते किस तरह जल के, देखिए आज अगर हम लोग मीनू की मौत पे दुखी है ना, अगर हम लोग और अगर हम लोगों को लगता है कि देखें अगर ये जो इसका जो अंजाम है वो इस तरफ जाएगा, अगर मैं मीनू को खड़ा कर देती अपने पैरों पे, अगर मैं मीनू को दिखाती कि वो बड़ी बहादुर बन गई है, उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है और वो उसने जिंदगी शुरू कर दी है, तो इससे क्या फर्क पड़ता?
देखिए निशा को क्या फर्क पड़ता है या असफन को क्या फर्क पड़ता। देखिए असफन को अब असफन के लिए वो चली गई है, वो जब तक वो इस दुनिया में रहती या जब तक वो उसके सामने होती, तो एक हम लोग ऑडियंस के दरमियान भी ये रहता कि हो सकता है इनका पैसा हो जाए, हो सकता है वो पलट जाए, हो सकता है वो माफ कर दे। मेरी मेरी डिक्शनरी में अब माफी की गुंजाइश नहीं थी। तो वो सॉरी, मैं आपके ये पॉइंट नहीं समझ पाया। वो मिशा के रहते हुए क्यों नहीं हो सकता था कि माफी की गुंजाइश ना रहती? क्यों ऐसा, हम क्यों क्यों नहीं ऐसा होता कि मिशा जिंदा रहती, मिशा अपने बलबूते पे खड़ी होती, फिर भी निशा के साथ बुरा होता, फिर भी असफंद यार के साथ बुरा होता? क्या ये बिल्कुल नामुमकिन था? मेरे हिसाब से नामुमकिन था, क्योंकि मैंने मीनू को जिस उसमें दिखाया है, जिस डिप्रेशन में दिखाया है, जो जिस हद तक वो गई है, और वो उसने वो अपने आप की जान लेना चाह रही थी। उसने पहले भी हॉस्पिटल में खुदकुशी की कोशिश की, वहां पे किन्जा आपा आ गई। वो देखिए हम लोग सब बिलीव करते हैं इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे बिलीव करते हैं, और ये मैंने उसकी कंडीशन उस हद में दिखाई है कि वो जब हम लोग इस इंसान को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि हमारे यहाँ खुदकुशियां क्यों होती हैं, लड़कियां अपनी जान क्यों ले लेती हैं। आपने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसमें एक औरत ने बच्चों को जहर पिला के खुद भी खुदकुशी कर ली। तो मतलब अब हम पढ़ते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसा बहुत बहुत होता है कि हम लोग जब अपनी जान क्यों ले लेते हैं, मतलब जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। ये देखो मैंने ये अब आप ये मतलब कहेंगे कि मैंने लोगों को दिखाया कि आपके अपनी जान ले लो। मसला बात ये नहीं है कि आप खुदकुशी की तरफ निकल जाओ, मतलब ये कि आप इस हद तक मजबूर कर दें किसी इंसान को। निशा जैसे कैरेक्टर्स, माँ बाप, उसके माँ बाप का भी कसूर है। जब उसकी माँ को उसने बाप ने बोला कि तुमने इसको छोड़ के ही नहीं जाना, देखिए हमें उसकी माँ पे गुस्सा आया है ना, कि वो जब उसको पता था कि ये इस डिप्रेशन में है, ये इस हद तक अब कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है अपने आप को, तो उसने उसने गफलत की। वो आराम से उठी। अगर उसकी माँ गाफिल ना होती, उसकी माँ के सामने ही होता, तो हम कहते कि भाई ये तो इस तरह गलत दिखाया है। अब उसकी माँ उठ के चली गई, पड़ोस में चली गई, यानी कि वो मैंने ये दिखाया कि वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इंपॉर्टेंट था उसके लिए कि वो अपनी बेटी का हाल देखते जानते बूझते वो चली गई। तो हमें देखिए पछतावे जो होते हैं ना, ये हर किसी की जिंदगी में होते हैं, तो इनकी मुख्तलिफ नौयत होती है। अब मीनू तो मर गई, लेकिन उसकी वजह से जिंदगी में उसके माँ बाप को पछतावा है, या कभी असफंयार को होगा, या कभी हम देखें कि आगे जाके होता है या नहीं होता। तो अब आपने इस एपिसोड से देखना शुरू किया होगा कि असफन कहता है कि वो मर गई, तुम्हें पता है मीनू मर गई। तो वो उसकी बहन कह रही है कि हाँ वो तो मतलब मुझे पता है। तो असफन को मैंने दिखाया कि वो उसको एक उसमें आता है, उसको एक जैसे एक धचका लगा है, लेकिन निशा यहाँ पे भी उसको अपनी तरफ माइल कर लेती है। अपने जो उसका एक फरेब है, दिल फरेब जो उसका हिसार है, उसमें कैद कर लेती है उसको। तो ये बिल्कुल नेचुरल देखिए मैं है कि ना। सिद्रा, मैं आपकी ये बात समझ गया हूँ कि आप कह रही हैं कि मीनू का मरना इसलिए ज़रूरी था कि ये लाइन आपने ली है कि उसकी मौत का एक बहुत गहरा इम्पैक्ट हो असफंद यार की ज़िंदगी पे, जो कि हमें लग रहा है कि चले आगे चल के आप कह रही हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो, या अभी निशा के ऊपर नहीं हो रहा तो इवेंचुअली उसके ऊपर हो और उसके पेरेंट्स पे हो, एक बड़ा इम्पैक्ट हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मीशा को जिंदा रख के शायद अचीव नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते थे, ये क्योंकि ये आप देखिए राइटर हमारे हैं, बिल्कुल आप राइटर हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अपनी जो डिसएग्रीमेंट है वो रजिस्टर कराना चाहता हूं। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चाहा जाता तो ये पॉसिबल था अचीव करना कि मीशा को एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाए जो कि स्टैंड लेती, और उसके जिंदा रहने के बावजूद भी असफंद यार और निशा का बुरा अंजाम दिखाया जा सकता था। एनीवे, ये डिबेट लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन फिर मुझे इस बात का जवाब दें, चलें ये भी माना कि आपने मीशा के कैरेक्टर को डिसाइड किया कि उसको मौत होगी, लेकिन जो आपने बिल्कुल रास्ता चुना, मौत बिल्कुल अगर होती है, खुदकुशी करने की कोशिश करती, वो बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। उसमें ये जो आपने उसको आग लगा के और जलाकर जो मारा है, जो कि देखने वाले के लिए मैं तो कहूंगा कि बड़ा ट्रॉमेटिक था। इवन फॉर मी, फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक कि यार ये हुआ क्या है, ये ही रास्ता आपने क्यों चुना मीशा की मौत के लिए? देखिए ये चॉइसेस, अब जब मैंने उसको दिखाना था कि वो खुदकुशी करती है, ठीक है, अब मैंने उसको दिखाया कि वो खुदकुशी कूद के करना चाह रही थी, तो किन्जापा आ गई, यानी कि उसके पास वो ऑप्शन भी था कि वो वहां से कूद जाती और खत्म हो जाती। अब वो घर पे है, उसको मतलब सबसे मैं कहती हूँ कि लोग जब एक ऐसी कंडीशन होती है या ऐसी कैफियत होती है, जब इंसान खुद को मरने की तरफ
बड़ा मुश्किल मरहला है कि आप अपनी जान लेना जब इंसान इस लेकिन एक उस कैफियत में आ जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग भी ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमें गुस्सा आता है, कि लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो जाए, या हम कहीं चले जाएं या हम मर जाएं। इस तरह भी होता है। और वो जब उसकी मैंने कैफ़ियत दिखाई, इसमें से कुछ सीन मतलब पैमरा की नज़र भी हो गए। मैंने ये दिखाया था उसमें कि जब वो मिशा को फ़ोन करती है, मीनू को, निशा, तो जो मीनू है वो उठ के बाहर भागती है। वो दरवाज़ा मतलब खोलने की कोशिश करती है, तो दरवाज़ा मतलब लॉक किया हुआ है उसकी माँ ने, कि वो कहीं बाहर ना जाए, ठीक है? तो ये उसमें फिर वो करती है कि वो बोलती है कि मीनू मीनू बोलती है कि निशा, तुम हमेशा मुझे जला के खुश होती रही हो, तुम हमेशा तुमने मुझे तकलीफ दी है, तुमने मुझे अज़ियतें दी हैं, तो आज मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, ताकि तुम ज़िंदगी भर तुम्हें ये खुशी दोबारा ना मिले। वो नहीं तो उसने और फिर पैमरा की उसने नज़र कैसे हो गई ये, क्योंकि पैमरा तो क्योंकि नोटिस लेता है पैमरा जब ने ड्रामा चल जाता है, और फिर तो ये तो हमने नहीं, पैमरा की नज़र इसलिए हो गया कि देखिए, पैमरा ने जब इस पे नोटिस ये लिया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जब आई, तो उसमें बहुत सारे सीन एडिट करने पड़े, क्योंकि ये सीन जो मैंने लिखे थे वो पर जो वो सीन तो आपकी टीम ने एडिट किया नहीं, जिसमें मीशा को आग लगा दी, तो मीशा का ये कहना आपकी टीम ने एडिट नहीं, कर दिया सिर्फ कि हम तुम्हें मीशा शौक है कि मैं हाँ, जलूं तो मैं जल जाती हूँ। ये तो मुझे नहीं क्योंकि समझ आ रही बात। वो तो नहीं, देखिए, जब वो बोलती है ना, तो वो दिखाया गया कि वो उठाती है पेट्रोल, इस तरह करती है, लेकिन वो हमारे नहीं दिखा सकते थे हम लोगों ने, तो नहीं दिखाया गया। तो वो बोल रही होती है, डायलॉग्स उसके आते हैं, कि वो उसके डायलॉग्स होते तो हमारी ऑडियंस ज्यादा अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाती। लेकिन बहुत सारी चीजें पैमरा, क्योंकि पैमरा ने इस पे जाहिर सी बात है बैन लगा दिया था, फिर उसके बाद दोबारा से ये आया है, तो बहुत सारी चीजें नोटिस में भी आई हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं अपनी मजम्मत बड़े सख्त अल्फाज में आपके साथ रजिस्टर करवाना चाहूँगा कि जिस तरह से मीशा के कैरेक्टर को आपने उसको कंक्लूड किया है, और मैं चाहूँगा कि उस पर भी मेरी प्रोटेस्ट आप जो है और एहतजाज है बड़े सख्त अल्फाज में वो आप रजिस्टर करें। तो ये दो चीज़ों के ऊपर तो मैंने एहतजाज अपना आपके पास जो है वो पहुँचाना था। अब मुझे ये बताएं कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हुए, अब जो जलन की ऑडियंस है, एक तो ऑडियंस वो है कि जो देख रही है और हर एपिसोड देखने के बाद वो भी जलती है और उसके बाद कुड़ती है, लेकिन फिर भी देख रही है हमारी तरह, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अब इसका अंजाम होगा क्या। और एक शायद ऑडियंस है क्योंकि उसकी रेटिंग्स बहुत आती हैं, उसके मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि हर इंसान ही उसको देख के जल रहा होगा। कुछ लोग शायद उसको देख के इंजॉय भी कर रहे हों और उसको एंटरटेन भी हो रहे हों, वल्लाहु आलम, मुझे तो अंदाज़ा नहीं इस बात का। तो आपका मैसेज क्या है उन सारे व्यूवर्स के लिए जो देख के जल भी रहे हैं और जो शायद देख के एंटरटेन भी हो रहे हैं, कि मूविंग फॉरवर्ड वो क्या लेसन लें जलन से? देखिए, मैंने अगर मैं जलन की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब मतलब मैं अगर बात करूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। सबसे पहले जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, साली आधी घरवाली, हमने उसको मतलब कि ये अगर हमारे यहाँ ये टर्म है, तो ये क्यों है, इसको क्यों होना चाहिए? तो हमने तो बहुत इसको आसानी से लेते हैं कि हमारे यहाँ तो ये आम है, मज़ाक में कहते हैं। और मतलब अगर साली आधी घरवाली है, तो क्यों है भई? आप मतलब इसका क्या मतलब है, इसको होना चाहिए, तब तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता जब हम तो इस बात कर रहे फ्रेज को होते हैं। रद्द करने के लिए जलन ने क्या दिखाया है, क्या क्या काम दूस किया? हाँ, जलन। दूसरा ये कि रिश्ते जो हैं, उनमें मैं समझती हूँ कि अगर औरत और मैं तो मर्द और औरत की बात करती हूँ, मैं साली बहनों की बात नहीं कर रही। तो मेरा मकसद है, मैं कहती हूँ, अगर औरत और मर्द हैं, तो वो उनके दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए, उनके दरमियान एक मतलब होना चाहिए रास्ता ना, कि वो अब एक लिहाज, हमारे यहाँ लिमिट्स होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जब लिमिट्स बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी हो जाती है, रिश्तों के दरमियान एक वो ख़त्म हो जाता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो साली बहनोई है वो बड़े फ्री होते हैं हमारे यहाँ। कहते हैं बड़ा, जब मैंने ये लिखना शुरू किया, तो लोगों ने कहा बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है, बड़ा तक़द्दुस वाला रिश्ता है। तो मैं कहती हूँ कि मुक़द्दस रिश्ता है, मैं इसको इनकार नहीं करती, लेकिन देखिए, ये महरम तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ जो जितने भी रिश्ते हैं, हमें उनके दरमियान जो लकीर है, वो मजहब ने डाली हुई है, हमें उसका एहतराम तो उस लकीर का होना चाहिए। जब मर्द और नहीं औरत के तो दरमियान जलन ने ये तीसरा कैसे शैतान है। अचीव किया सिद्रा, दोनों बातों को, पहली बात भी और दूसरी बात भी? पहली बात जो आपने की कि जलन के थ्रू जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि साली आधी घर वाली, उसको आपने एड्रेस करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि जो साली और बहनोई का जो रिश्ता है बड़ा मुकद्दस रिश्ता है और उसमें एक लकीर होनी चाहिए। तो जलन ने ये कैसे अचीव किया? ऑडियंस तो ये कह रही है कि जलन का रिजल्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है
कि एक मुकद्दस रिश्ते को जलन ने पामाल किया, और ये जो एक इस रिश्ते के बीच में जो एक लाइन या एक जो स्पेस होनी चाहिए, जलन ने उसको ख़त्म कर दिया। आप इस बात को कैसे एड्रेस करती हैं? मैं ऐसे करूंगी, देखिए हसन, जब ये आया, जब ये एपिसोड्स आई तो इस पे इंटरनेट पे ही बहुत सारे लोगों ने, बल्कि एक फुशिया मैगजीन है उसने भी इसको मतलब रजिस्टर किया, उसने बात किया कि इस जलन से हमें क्या मैसेज मिलते हैं। उसमें उन्होंने पॉइंट बना के बात की, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं ये पॉइंट्स कि जलन ने मतलब ये है कि आपके रिलेशन पे अंधा एतबार नहीं करो, अपने शौहर पे अंधा एतबार नहीं करो। और दूसरा ये कि जब साली बहनोई, जब वो उसको शुरू से ही वो जब देखिए असफन तो उसको शुरू से नापसंद कर रहा था उसको, निशा को। तो जब वो बहन ने उसको क्या किया, बहन उसकी आगे से तारीफें करती रही, उसको उसका अपना वो करती रही, उसको आगे से अपने घर में लेके आई, उस अपनी चीजें उसको देती रही। या जब जब वो जानती थी कि मेरा शौहर को निशा नहीं पसंद, मेरे शौहर मतलब एक और मिजाज का शख्स है, तो जब देखिए एक इंसान की साइकी है, जब उसको लगे ना कि कोई उसको निग्लेक्ट कर रहा है या कोई उसको नापसंद कर रहा है, तो वो ये चीज, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो चीज उसके अंदर गिर जाती है, कि वो ये घर बना लेती है कि मुझे मुझे उसने कैसे उसने मुझे इग्नोर किया, या मुझे मैं मतलब मेरी पर्सनैलिटी, उसको क्या प्रॉब्लम किया है उसको। तो जो निशा थी, देखिए हम हर चीज, ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज टिकट चला के नीचे दिखाएं कि भाई अब इसका ये तशरी होगी, इसकी ये तशरी होगी। तो हमें बहुत सारी बातें खुद भी समझनी पड़ती है। अब वो जब उसको पता था, मीनू ने उसको स्पेस दी, मीनू उसको घर लेके आ रही है, मीनू उसको अपनी चीजें दे रही है, मीनू उसको अपना ब्रेसलेट उठा के वो बड़े आराम से पहन रही है, वो उसके घर में आई है, तो वो कहीं जा रही है, तो वो अपने शौहर के साथ तो कह रही है तुम बैठो, हम अभी आ रहे हैं बस। मतलब वो खुद उसको अपने घर में उसने दरवाजा तो खुद बना के दिया है ना निशा को। तो तो आप ये ऐसी कहना बहनें चाह रही हैं कि आपने ये सारी चीजें जलन ड्रामे में इसलिए दिखाई हैं ताकि लोग ये देख के ये लेसन लें कि ये नहीं करना, जो ये हुआ है। नहीं करना चाहिए। देखिए मैं समझती हूँ कि आप हर ड्रामे में, या मैंने जो जलन लिखा उसमें मैंने हर ये दिखाने की कोशिश की है। अब माँ बाप को मैंने, अगर माँ अगर उसकी गाफिल है, तो माँ को इतना गाफिल नहीं होना चाहिए कि उसकी बेटी क्या करती फिर रही है, क्योंकि माँ तो कहते हैं कि अपनी बेटी की हर अदा पहचानती है, उसकी आंख का हर रंग पहचानती है। अब ऐसी माँ जो इतनी गफलत की हो, मतलब उनको पता ही ना हो कि बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किस तरह कर रही है। बाप हालांकि फिर भी वो कर रहा था कि उसको ना भेजो वहां पे, सालियों के घर जा के रहना। ये मतलब मैंने इसकी ये जरिए यही अच्छा, मैसेज मैं दिया है। आपकी बात का मकसद समझ गया हूँ, लेकिन सॉरी, मैं फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस बात से डिसएग्री करूंगा कि जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें दिखा के ही ऑडियंस को ये बताया जाए कि ये ऐसे देखो ये हो रहा है और ऐसे नहीं करना चाहिए। आई थिंक उसकी एग्जीक्यूशन इससे बेहतर अंदाज में की जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो देख रही है वो इससे ये लेसन भी अखज कर सकती है, ये सबक भी सीख सकती है कि यार अच्छा ये देखो ये हो रहा है, तो फिर ऐसे ही सही हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो उस बात पे फिर मेरा आपका इख्तलाफ है, और ये बात शायद फिर एक और लंबी डिबेट की तरफ निकल जाए, नहीं नहीं, इसलिए। देखिए हसन, हाँ यहाँ जी मैं जी, एक बात प्लीज कहें। कहूंगी कि देखिए देखिए आपकी जो नेचर है ना, आप वही चीज पिक करते हो। इंसान जैसा है ना, अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं, आप उसमें से अपनी पसंद की चीज ही उठाओगे, आप उसमें से वही चीज पिक करोगे जो आपकी फितरत से मैच करती हुई होगी, वो अच्छाई हो या बुराई हो। इसलिए ये कहना कि ये इसका इल्जाम दूसरों को देना कि भाई वो ऐसा करना शुरू कर देंगे, भाई वो ऐसा करने आप उनको नहीं दिखाएंगे ना, वो कहीं और से देख लेंगे, लेकिन वो ऐसा करेंगे। बट सिद्रा, मैं यहाँ ये पे आपसे ये बात भी कहना सिर्फ चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ना बिल्कुल कंप्लीटली बुरे होते हैं ना कंप्लीटली अच्छे होते हैं, बट बीच में होते हैं जहां पे वो हैंग कर रहे होते हैं। और जब वो कोई चीज देखते हैं या कोई चीज सुनते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, और मैं सिर्फ ड्रामों की बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं फिल्मों की भी बात हाँ कर रहा हूँ, मैं किताबों की भी बात हम्म कर रहा हूँ, और लोगों की बात भी कर रहा हूँ, वो किस तरह से उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छे लोग उनको अच्छाई की तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और बुरे लोग उनको मजीद बुराई की तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। सो हर इंसान, जैसे कि आप कह रही हैं, वो फितरतन बुरा नहीं होता या फितरतन अच्छा भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि जो कि कंफ्यूज होते हैं, और इस तरह के जो ड्रामे जैसे जलन की स्टोरी है, या और भी बेशुमार ऐसी फिल्में बनती हैं, बेशुमार ऐसी कहानियां होती हैं जो ऐसे कंफ्यूज लोगों के लिए रास्ते खोलती हैं। जब तक के, जो मैं बार बार एक बात कहता हूं, कि उन कैरेक्टर्स की एग्जीक्यूशन इस हिसाब से ना हो जो एक क्लियर कट मैसेज दे रहे हो ऑडियंस के लिए और ऐसे कंफ्यूज व्यूवर्स के लिए कि भाई बहन ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से सिर्फ अंजाम बुरा ही होगा। अब जैसे मीशा का कैरेक्टर है, अगर देखा जाए तो मीशा का कैरेक्टर तो एक अच्छा कैरेक्टर था, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसका अंजाम तो अभी तक जो हमने देखा है बदतरीन अंजाम हुआ है वो मीशा के कैरेक्टर को हुआ है।
उसकी देखिए उसकी जो खामियां थी, मीनू को क्या भुगतना पड़ा? मीनू को अपनी जो कमजोरियां थी, जो उसके माँ बाप ने चाहे उसको दी हो, चाहे उसकी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, उसको देखिए हम भुगतना तो पड़ता है। अच्छे लोग ज्यादा भुगतते हैं, अच्छे लोगों पे ज्यादा आजमाइशें आती हैं। बट मीशा की देखिए शायद मैं इतनी खामियां नहीं थी जो जितना बदतरीन उसका अंजाम हुआ है, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि हाँ वो देखिए, इतनी। आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेरा जो मानना है, मैं ये कहती हूँ कि हम जो अच्छे लोग हैं वो जो हम लोग कफारा अदा कर रहे होते हैं, वो दूसरों के गुनाहों का भी करते हैं हम लोग बाज औकात ऐसे। और निशा जैसे कैरेक्टर जो इतने मतलब मैं तो इस पे सख्त खिलाफ हूँ कि आप इसको किसी को इविल बना के पेश करें और आखिर किस में आके उसको आप एकदम से बदल दें, वो एक बड़ी नेक परवीन बन गई है। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो जो जिसका जो कैरेक्टर जो तकाजा करता है, हमें उसी तरह लेके चलना चाहिए कि तो अगर देखें अच्छे अच्छा इसमें अच्छाई क्या सिर्फ मीनू में नहीं है, अच्छाई इसमें सिवाय निशा के बाकी सब कैरेक्टर पॉजिटिव थे, सब कैरेक्टर अच्छे थे। असफन भी 5वीं किस्त तक असफन भी अच्छा रहा है, नहीं, उसको तो किंजा फिर आपा का हटाया बड़ा नहीं। जबरदस्त आपने कैरेक्टर लिखा है। हाँ। हम हर एपिसोड में जब रिव्यू कर रहे होते हैं और हम तारीफ भी करते हैं कि जिस तरह की हम्म आपने बड़ी बहन दिखाई है, बहुत हम्म कम होता है कि हम टेलीविजन के ऊपर ऐसी बड़ी बहन देखें। तो जो आपने हम्म कैरेक्टर अच्छा लिखा है वो आपने लिखा है। आपने जो निशा के हम्म वालिद का कैरेक्टर, मिशा और निशा के वालिद का कैरेक्टर हम्म लिखा है, वो बड़ा अच्छा लिखा है, उसकी हमने तारीफ भी की है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हम्म। कि आपने हर कैरेक्टर ही बुरा नहीं दिखाया है, नहीं हसन, लेकिन जो देखिए मैं आपने बुरा दिखाया वो आपने बहुत ही बुरा दिखाया। और फिर मिशा बहुत के ही बुरा केस में तो दिखाया जी। आपने एक एक्सट्रीम पे चली गई है उसको लेके, हम्म। जो उसके साथ हुआ है। देखिए आप ये देखें कि एक निशा का कैरेक्टर इस ड्रामे में सबसे बुरा है, और एक बुरे कैरेक्टर ने हर कैरेक्टर को मुतासिर किया है। यानी कि एक बुराई जो है एक हद तक लेवल जो उसका मतलब निशा की जो शैतानियत है या उसकी वो सरकशी थी, उसने सबको अपनी लपेट में ले लिया, सबको अब इस आग में लपेट के रख दिया। तो ये जब ये देखें, अब लोग कहते हैं कि भाई अगर वो साइकोपैथ है, अगर वो उसको साइकी के मसाइल है, तो ड्रामे में बताना चाहिए था। अच्छा, तो मेरे मेरे दो सवाल आपसे पूछने हैं। उनमें से पहला सवाल तो ये है कि आपने बात की कि आप नहीं समझती कि एक कैरेक्टर को बुरा 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 दिखाएं और फिर एंड में दिखाएं कि एकदम वो चेंज हो गए और रिफॉर्म हो गए और एक ही किस्त में वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब जैसे निशा का कैरेक्टर है और असफंद के कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने तो बहुत बुरा किया, मिशा के साथ भी किया, और जैसे आप कह रही हैं कि उनकी बुराई का असर बाकी कैरेक्टर्स पे भी आया है। तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इन दो, मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं कहूंगा कि आप हमें एंडिंग बता दें और सब कुछ बता दें ना, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। बट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि असफंद यार और निशा का जो भी बुरा अंजाम होना है वो आखिरी किस्त के आखिरी सीन में हो, या हम देखेंगे कि आखिरी के ड्रामे का काफ़ी हद तक हिस्सा उनकी जो हरकत हैं, जो चीज़ें उन्होंने की हैं, उसका खमियाजा भुगतने में निकलें? हसन देखिए, मैंने तो कहानी देखिए मेरी मेरा जो इख्तिलाफ वजह बनी है वो तो यही बनी है कि अगर मैं यही दिखाती कि मीनू ने सुसाइड ही करनी थी या मीनू ने मरना ही था, तो आखिर किस तक उसको लेके आती और फिर एक जैसे कि हमारे ड्रामों में होता है तो उसको मारते और कहानी खत्म, सब हंसी खुशी जिन्होंने रहना था वो रहने लगते, जिन्होंने नहीं रहना था वो ना रहते। तो मैंने तो अभी से मेरी 18वीं एपिसोड से मेरी कहानी का टर्निंग पॉइंट या उसका वापस आना शुरू हो चुका है। उसका वो रिवेंज है जो है उसका, मतलब मैंने तो शुरुआत कर दी है। ऐसे मैंने आखिरी किस्त तक तो जब बात जाएगी जाएगी, मैं तो अभी से मैंने तो स्टार्ट कर दिया है कि कहानी यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे क्या था उसका, कि उसका निशा ने असफी को हासिल कर लेना है। उसका कहानी का मुद्दा तो यही था ना कि वो उसने उसको उसका शौहर हथियार लिया। तो मैंने यहाँ से बात अगर वहां उनकी मैं ये दिखाती कहानी में एंड हो गया, निकाह हो गया, बात खत्म हो गई, मैंने तो अभी से 18वीं एपिसोड से शुरू कर दिया, कहानी का अंजाम शुरू कर दिया। ठीक है। और ये कितनी किस्तें लिखी हैं आपने, और पता नहीं वो ट्रांसलेट भी उतनी ही होंगी ऑन स्क्रीन, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कितनी नहीं किस्तें लिखी हैं? मैं 24 से 25 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। और ये ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट भी 24 और 25 में ही होंगी, या हम उम्मीद करते हैं कि 28, 29, 30 तक खींचती जाए नहीं नहीं, बात? इतनी ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इतनी ही होनी तो आप ये कह रही हैं कि बाकी की जो किस्तें रह गई हैं, 8 एक किस्तें अगर रह गई हैं, अगर 26 भी बनती हैं इसकी, तो वो असफन यार और निशा के साथ जो अंजाम होगा उसके ऊपर फोकस्ड रहेंगी, और उनका अंजाम ऑब्वियसली बुरा ही होगा। अब देखिए ये कहानी अब मतलब अब तो दो मतलब अगर सरकश लोग हैं या वो लोग हैं अनापरस्त जो जिन्होंने ना असफन यार ने किसी रिश्ते का लिहाज किया, ना निशा ने किसी रिश्ते का लिहाज किया। अब दो कैरेक्टर्स हैं, अब दो इनकी जर्नी है, अब वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ये अब आप देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड गोइंग बैक टू, ये थोड़ा सा कनेक्टेड है हमारी अर्लियर कॉन्वर्सेशन के साथ। एज अ फीमेल राइटर,
क्या आपको लगता है कि आपके कंधों के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे कैरेक्टर्स दिखाना जो कि इंस्पिरेशनल हो हमारी देखने वाली ऑडियंस के लिए, जिनमें से जैसे कि आप खुद भी कह रही हैं कि ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन की है? क्या आप समझती हैं कि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है? बिल्कुल होती है, और हमें तो देखिए खुशी महसूस होगी। हम लोग तो लिखना चाहेंगे ऐसे कहानियां, ऐसे कैरेक्टर्स जिससे हमारे मुआशरे में, हमारी सोच में, हमारे मतलब इसमें चेंज आए। और देखिए औरत को हमें हमारे यहाँ, मैं फिर यहाँ पे हसन यही कहूंगी कि हम लोग ये रोती धोती कहानियां या रोती धोती औरतें क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ऑडियंस रेटिंग ही इन चीजों की लेके आती है, वो देखती ही वही है। आप उसके मुकाबले में एक बड़ी मतलब पावर एम्पावरमेंट वाली खवातीन दिखा दें आप, वो उसको पसंद ही नहीं कर देंगे, वो उसको निगलेक्ट कर देंगे। फिर वो क्यों बनाया जाएगा ऐसा ड्रामा? या अगर ऐसा दिखाया जाता है तो बहुत पहले इसको सरवाइव करते ही दिखाया जाता है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो रजिस्टर्ड हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी ऑडियंस को भी बहुत चेंज होने की जरूरत है। हमारे जो राइटर्स हैं उनको भी वो यानी कि अगर दिखाएं, विमेन एम्पावरमेंट भी दिखाएं, तो वो किसी ना किसी हद तक वो देखिए एक कोशिश कर सकते हैं कि वो औरत को मजबूत दिखाएं। लेकिन हमारा मुआशरा, जो मैं कहूंगी, मुझे इससे इख्तिलाफ है कि हमारा मुआशरा औरत को मजबूत देखना नहीं चाहता, मेजोरिटी नहीं चाहती। क्यों लगता इससे है आपको, इससे क्यों है ऐसा? मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि अगर ऐसा हो तो फिर ये रोती धोती औरतों की कहानियां बंद हो जाए बनना, ये सास बहू के ड्रामे बंद हो जाए बनना, ये साजिशों वाले ये चीजें, ये सब कुछ। नहीं, लेकिन आपको क्यों लगता है एज अ वुमन योरसेल्फ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी है वो एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट खातून की कहानी नहीं देखना चाहती? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी हमने 2 दिन पहले देखा ड्रामा सबात, जिसमें अनाया का जो कैरेक्टर था वो एक बड़ा उन्होंने फियर्स खातून का कैरेक्टर, औरत का कैरेक्टर दिखाया जो कि इंडिपेंडेंट थी, जिसने स्टैंड भी लिया, जिसके खावंद ने जब उस पर शक किया तो उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, उसने पूरी मेहनत की, अपने बच्चे का सहारा बनी, अपनी बेवा माँ का सहारा बनी, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो मुझे तो नहीं लगा कि किसी ने उस पर फिंगर पॉइंटिंग की और या बोला हो या उसको रेटिंग ना दी हो, रेटिंग भी दी, व्यूज भी दिए। तो आपको फिर ऐसा क्यों लगता है कि लोग एम्पावर्ड खातून को नहीं देखना चाहते? नहीं देखिए, ये अगर सवात में मैं आप सवात की बात कर रहे हैं, तो अनाया का कैरेक्टर वाकई में एक लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब तक वो ये जो उसका 2-3 आखिरी एक साथ में हम लोगों ने देखा कि जब वो आ गई खुद, उसने स्टेप लेना शुरू कर दिया, या वो खड़ी हो गई, उसने अपने शौहर को वो नहीं उसका दस्ते नगर नहीं बनी वो। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स अगर बन भी रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा चैनल्स भी अपना कैनवस थोड़ा सा वसी करेगा और चेंज करेगा। तो ये अगर खुशाइंद बात है कि अगर हमारे यहाँ कि इस तरह के लड़कियों को, इस तरह के कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट किए जाए। ठीक हो गया। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें वक्त दिया, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। कुछ बातों से मैं आपकी एग्री करता हूं, और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बातों से मैं आपकी डिसएग्री करता हूं, बट मुझे खुशी बिल्कुल इस बात की बिल्कुल। हुई है कि हमने एक अच्छे माहौल में ये सारी डिस्कशन की। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले कल में आप जलन से बहुत बेहतर कहानियां लिखें, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स बिल्कुल लिखें, जिनको देख के देखने वाले भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और हम भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बहुत सिद्रा। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हसन। थैंक यू।